हमेशा से लोगों के मन में एक दुविधा या कंफ्यूजन रहता है कि अपने कमाए हुए पैसे या बचत किए हुए पैसे को सुरक्षित तरीके से कहाँ रखें, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। कहाँ हमारा पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा, किस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, बैंक पर या पोस्ट ऑफिस पर। यह प्रश्न हर किसी के मन में लगभग बना रहता है। आज हम इस अंक में ये सारी दुविधाएं और जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में है उसे दूर करने का प्रयास मैं करूंगा, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपका पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद आप खुद निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बैंक की बात करते हैं। बैंक का प्रचार प्रसार बहुत अधिक किया जाता है और बैंक स्पेशली इसी कारण से बनाया गया था। बैंक का प्रमुख कार्य है कि लोगों का पैसा डिपॉजिट करे, उसे विभिन्न स्कीम में लगाए और वो लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ मुख्य तौर पर दो तरह के बैंक होते हैं। पहला प्राइवेट बैंक, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। प्राइवेट बैंक का मतलब यह है कि इसका स्वामित्व प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है, अर्थात निजी लोगों के हाथ में होता है और इस बैंक पर उसका अधिकार होता है। लेकिन RBI के बैंकिंग लाइसेंस के बिना कोई भी बैंक रन नहीं कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। तो प्राइवेट बैंकों को भी RBI का बैंकिंग लाइसेंस लेना होता है और प्राइवेट बैंक भी RBI के गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन के तहत ही चलता है। हर प्राइवेट बैंक को RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ता है। इस मामले में कोई भी प्राइवेट बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। प्राइवेट बैंक में भी RBI के सहायक कंपनी के अंदर हर कस्टमर का मैक्सिमम 5 लाख रुपए का बीमा होता है, अर्थात यदि कोई प्राइवेट बैंक भी कल को डूबता है, बंद होता है या उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपया दिए जाएंगे। यदि आपके अकाउंट में 5 लाख से कम जमा है तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया से ज्यादा जमा है तो वैसी स्थिति में आपको केवल 5 लाख रुपया ही मिलेगा, क्योंकि RBI की सहायक कंपनी में उस राशि का केवल 5 लाख रुपए तक का ही बीमा निर्धारित होता है। यही चीज सरकारी बैंकों पर भी लागू होता है। वहाँ भी यदि वो बैंक डूबती है या उसका लाइसेंस रद्द होता है या किसी कारण वो बैंक फेल होती है तो वहाँ भी आपको केवल 5 लाख रुपया तक ही राशि मिल सकता है, अर्थात आपके अमाउंट 5 लाख तक ही वहाँ पे सुरक्षित है। अब दूसरी तरह का जो बैंक होता है जिसे आमतौर पर सरकारी बैंक कहते हैं, एक्चुअली में ये सरकारी बैंक नहीं होता है बल्कि ये सार्वजनिक बैंक होता है। लेकिन चूंकि इसमें 50% से अधिक शेयर सरकार का होता है, इसलिए इस पर नियंत्रण सरकार का होता है, इस पर स्वामित्व सरकार का होता है, इसलिए इसे सरकारी बैंक कहते हैं। लेकिन इसमें और भी लोगों का शेयर होता है, तो यह पूरी तरीके से सरकारी नहीं होता है, बल्कि कुछ अन्य प्राइवेट कंपनियों या लोगों का भी शेयर उस बैंक में होता है। चूंकि 50% से अधिक शेयर सरकार के पास होता है, इसलिए इसे सरकारी बैंक कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह से सरकारी नहीं होता है और इसे भी RBI के गाइडलाइंस और नियमों के तहत चलना होता है। इसे भी RBI के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।
इसलिए बैंक सार्वजनिक हो या प्राइवेट, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। दोनों का फंक्शन लगभग बराबर रहता है और कस्टमर सर्विसेज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। प्राइवेट बैंक का स्वामित्व प्राइवेट कंपनियों के पास होता है, वो बैंक में प्रशासनिक कार्यवाही अपने तरीके से कर सकती है। लेकिन सरकारी बैंक में स्वामित्व सरकार का होता है, जिसमें सरकारी नियम लागू होते हैं। प्राइवेट बैंकों में छुट्टी कब होनी है, वर्किंग आवर क्या होना है, कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये सारे डिसीजन प्राइवेट कंपनियां अपने आप लेती है। वहीं सरकारी बैंक में यह सरकार द्वारा लिया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर पैसों के सुरक्षा के मामले में दोनों बैंकों में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों में समान रूप से यह कार्य करता है। बैंक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, आप वहाँ आरडी, एफडी जो भी आप कराना चाहते हैं, जो बैंक में उपलब्ध फैसिलिटीज है उसके तहत आप अपने रकम को जमा कर सकते हैं। बैंकों में थोड़ा ध्यान देने की बात यह होती है कि जो छोटे छोटे सहकारी बैंक होते हैं, चाहे वो नगरीय सहकारी बैंक हो या ग्रामीण सहकारी बैंक, छोटे बैंकों का डूबने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए छोटे बैंकों में ज्यादा अमाउंट रखने से बचना चाहिए। लेकिन बड़े बैंक आम तौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन आपके पैसों की 100% सुरक्षा की गारंटी बड़े बैंकों में भी नहीं होती है। आपका अमाउंट यदि 5 लाख से नीचे है तब तो घबराने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट 5 लाख से ऊपर जाता है तो उसकी गारंटी बैंक नहीं लेती है। बैंक आपके पैसों की गारंटी केवल 5 लाख तक ही लेती है, जो आरबीआई के सहायक कंपनी के द्वारा बीमा में कवर होता है। अब करते हैं पोस्ट ऑफिस की बात। पोस्ट ऑफिस भारत के चाहे जितना भी सुदूर इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, जंगली इलाका हो, लगभग हर जगह इसका एक ब्रांच होता ही होता है। इसलिए भारत के हर कोने में पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता होती है। पोस्ट ऑफिस के लिए यह सबसे प्रमुख बात है। आमतौर पर पहले पोस्ट ऑफिस केवल संचार माध्यम का काम करती थी, चिट्ठियों का आदान प्रदान का काम इसका प्रमुख काम था। लेकिन अब 2015 के बाद पोस्ट ऑफिस का शकल चेंज हो गया है, उसका रूपरेखा चेंज हो गया है। अब सारे पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बन गया है, अर्थात यह बैंक का छोटा रूप हो गया है। आप पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं। इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्कीम होते हैं, उसमें पैसा आप जमा कर सकते हैं। जैसे एनएससी बॉन्ड ले सकते हैं, किसान विकास पत्र ले सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन के अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेविंग्स स्कीम पोस्ट ऑफिस में चलते रहता है। पोस्ट ऑफिस को हम पूरी तरीके से सरकारी कह सकते हैं। यह भारत के संचार विभाग के द्वारा संचालित होता है, न कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। यह सरकार का एक विभाग है जो कि पूरी तरीके से 100% सरकारी है। यहाँ आप जिस भी स्कीम में पैसा अपना निवेश करते हैं, चाहे वो अमाउंट 1 लाख हो, 1000 हो या 1 करोड़ हो, आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। जब से पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना है, केवल आरबीआई द्वारा एक फॉर्मल लाइसेंस लिया गया है जो कि बैंकिंग सेवा करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा इसके कार्यों का सारा देखरेख भारत सरकार के संचार विभाग द्वारा किया जाता है। इसलिए इसमें दूर दूर तक कहीं पैसे डूबने का कोई चांस नहीं होता है। आप इसमें आंख बंद करके करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस कभी डूबने वाला नहीं है। यहाँ आपका अमाउंट 100% सुरक्षित होता है, चाहे वो अमाउंट किसी भी स्कीम में लगाया गया हो। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में एक और बेनिफिट आपको मिलता है, वो कि इंटरेस्ट रेट बैंक से थोड़ा ज्यादा होता है।
भले आधा % या 0.25% ज़्यादा हो, लेकिन इसमें बैंक से थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा रखते हैं या सीनियर सिटीजन अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट FD और RD के तुलना में कुछ ज़्यादा ही मिलता है। उसमें आपको 1 से 1.5% का अंतर हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में यदि आप NSC वगैरह में, किसान विकास पत्र वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिबेट भी उसमें मिलता है, अर्थात 80C के तहत उसमें रिबेट भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस चूंकि गांव के दूर दराज एरिया में भी उसका ऑफिस होता है, इसलिए हर आदमी के पहुंच के भीतर होता है। कोई भी आदमी पोस्ट ऑफिस आसानी से आ जा सकता है, लेकिन बैंकों का ब्रांच इतने सुदूर इलाका में नहीं होता है, तो लोगों को पोस्ट ऑफिस में पैसों को जमा करने निकालने की सुविधा ज्यादा होती है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, दोनों में क्या अंतर है, कौन कितना सरकारी है। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपका बचत का पैसा कहाँ ज्यादा सुरक्षित रह सकता है, और उस हिसाब से आप खुद निर्णय लेंगे कि आपको अपना पैसा निश्चिंत होकर कहाँ जमा करना चाहिए। यदि आप टेंशन मुक्त रहना चाहते हैं तो इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।